हेलो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, मतलब कि नगद आरक्षी अनुपात के बारे में। अब देखिए, सीआरआर को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा एनडीटीएल को, मतलब कि नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। अब ये एनडीटीएल क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले हमें इन चार चीज़ों को समझना होगा। अब ये चार चीज़ें कौन सी हैं? पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता और तीसरा है सावधि जमा खाता और चौथा है आवर्ती जमा खाता। अगर इंग्लिश में कहूँ तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड देन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, मतलब कि बचत खाते की। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 साल। इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज। इस अकाउंट में मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा ये डिसाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाद बाकी जो बैंक्स हैं वो बढ़ा भी सकती हैं, लेकिन जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। और इस अकाउंट में किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की, मतलब कि चालू खाते की। तो देखिए, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये अकाउंट ट्रेडिंग पर्पज से खोला जाता है, क्योंकि व्यापार में हमें क्या है, ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं, रुपयों का लेन देन करना पड़ता है। और इस अकाउंट में जो है वो ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड है, मतलब आप कितने भी बार पैसे निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और इस अकाउंट में सर्विस चार्ज लिया जाता है। अब आप पूछोगे सर्विस चार्ज क्या होता है? तो देखिए, बैंक एक तरह से आपके लिए सेवा करती है, जैसे कि आपका पैसा जमा करती है, आपके कहने पर उसको निकाल कर देती है। तो ये जो सेवा है ना, इसका लिए आपसे वो क्या थोड़ा बहुत चार्ज लेगी, तो इसी को कह दिया जाता है सर्विस चार्ज। और इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो होती है, सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा रुपये निकाल सकते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट तक। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की। सपोज आपने एक एफडी कराई 10,000 रुपये की 2 साल के लिए। ठीक है, तो आप जब तक 2 साल नहीं हो जाएंगे तब तक आप उन रुपयों को निकाल नहीं सकते। ठीक है, और जो मिनिमम डिपॉजिट हम कर सकते हैं इस अकाउंट में वो 5,000 रुपये से कर सकते हैं, और अधिकतम कितना भी कर सकते हैं, मतलब कि कम से कम 5,000 रुपये की आपको एफडी तो करानी ही पड़ेगी, इससे कम की नहीं हो सकती। अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो कम से कम 7 दिन की एफडी हो सकती है, और अधिक से अधिक मतलब 10 वर्ष के लिए आप एफडी करा सकते हैं। बात करें अगर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की, मतलब कि आवर्ती जमा खाते की, तो इसमें भी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसमें कम से कम आप 100 रुपये की आईडी करा सकते हैं। अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो कम से कम आप 6 महीने की आईडी करा सकते हैं, और मैक्सिमम आप 10 वर्ष के लिए जमा करा सकते हैं। इस अकाउंट में रुपए आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने 10,000 रुपये की आईडी की, तो आप 10,000 एक साथ नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट में उनको पे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, मैच्योरिटी होने पर ही आप इसमें भी क्या पैसे मैच्योरिटी के बाद ही आप निकाल सकेंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो आप स्पेसिफिक रूल के हिसाब से आप अपनी आईडी तोड़वा सकते हैं और पैसे निकलवा सकते हैं। अब देखिए, हमने चारों खाते के बारे में पढ़ लिया है, मतलब कि चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। ठीक है, अब जो बचत खाता है और जो चालू खाता है, मतलब कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों को मिलाकर कह दिया जाता है डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि जब हमें डिमांड होती है पैसे की, तब हम बैंक में जाते हैं और अपना पैसा वहां से निकाल लेते हैं, मतलब कि डिमांड बेस पर हम निकाल लेते हैं पैसे को। तो इसलिए इन दोनों अकाउंट को मिलाकर कह देते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब ऐसे ही जो फिक्स्ड डिपॉजिट है और जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें एक समयावधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए हम अपनी राशि को जमा कर देते हैं, इसलिए इन दोनों अकाउंट को मिलाकर हम कह देते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगर बात करें एनडीटीएल की, तो सबसे पहली बात तो उसकी फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। देखिए, नेट का मतलब होता है टोटल, डिमांड का मतलब यहाँ पर सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट से है, और टर्म का मतलब यहाँ पर एफडी प्लस आरडी से है। अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, सपोज आप गए बैंक के पास और आपने अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया, तो जो पैसा आपने जमा कराया है, क्योंकि वो पैसा आपका है, तो आपके लिए वो एसेट की तरह काम करता है, और बैंक को वो पैसा आपको वापस करना है, तो वही पैसा वो बैंक के लिए लायबिलिटी का काम करता है, क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं एनडीटीएल क्यों। तो सपोज
एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक दिन में जो पैसा आया किन अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, आरडी में, एफडी में, वो है 46 लाख रुपए, 46 लाख। और जब आया है तो क्या है, पैसा निकाला भी होगा कई लोगों ने, तो निकाला कितना एक दिन में, पैसा निकाला 40 लाख रुपए। तो एक दिन की एसबीआई बैंक की जो टोटल जो रुपए है वो कितना कलेक्ट हुआ, वो कलेक्ट हुआ 6 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो 6 लाख रुपए है वो चारों अकाउंट का रुपए मिलाकर है। ठीक है, तो इस अमाउंट को कह दिया जाता है एनडीटीएल, मतलब कि नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। ठीक है, अब समझते हैं सीआरआर को कि सीआरआर क्या होता है। देखिए, अब हमने एनडीटीएल को समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब सीआरआर को समझने में हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सपोज एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका एक दिन का एनडीटीएल है 100 रुपये। ठीक है, और सपोज प्रेजेंट टाइम में जो सीआरआर रेट है वो है 4%। तो 100 रुपये का 4% कितना होगा, 4 रुपये। अब ये जो 4 रुपये हैं वो आरबीआई को हमें देना होगा कैश फॉर्म में। ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए उस बैंक को तो वो बैंक अपना पैसा वापस ले सकती है। ठीक है, तो ये जो 4 रुपये थे यही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज कमर्शियल बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक दिन का एनडीटीएल है 100 रुपये। तो इस 100 रुपये का 4% कितना होगा, 4 रुपये। तो ये जो 4 रुपये हैं वो आरबीआई को देना होगा कैश फॉर्म में। ठीक है, और यही 4 रुपये क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआरआर की। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कि हम सीआरआर का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, सीआरआर का यूज़ हम मार्केट में मनी की जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, मतलब कि मार्केट में मनी ज़्यादा है या कम है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम सीआरआर का यूज़ करते हैं। अब कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार का ब्याज या इंटरेस्ट इस सीआरआर पर नहीं देती है। मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस जो सीआरआर लेती है उस पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको या बैंक्स को नहीं देती है। ठीक है, सीआरआर कितनी की रेट कितनी हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ठीक है, कोई डिसाइड नहीं है और ये डिसाइड कौन करता है, ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।